नमस्कार, स्वागत है आपका। और जो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहे हैं, पहले उसी को ध्यान देते हैं यहाँ पर कि 370 का जो आर्टिकल हटाने का फैसला है वो सीजीआई ने कहा है कि वो बरकरार रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विश्व परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया था और उसको जो हटाने का फैसला जो प्रेसिडेंट ने लिया है, उनको अथॉरिटी है इसे हटाने की, और वो यहाँ पर फाइनली आता हुआ देखा भी है हमने। एक काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर मार्केट्स के लिए भी एंड ओवरऑल गवर्नमेंट के हिसाब से भी। जैसा कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में 370 धारा लाई गई थी और प्रेसिडेंट के पास वो अथॉरिटी है कि वो 370 को ख़त्म कर सके, और उन्होंने ऐसा किया है। तो जो 2019 में फैसला लिया गया था आर्टिकल 370 को हटाने का, उसको सीजीआई ने कोर्ट ने यहाँ पर सही माना है और केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उचित नहीं है, ऐसा भी सीजीआई की तरफ से फिलहाल यहाँ पर स्टेटमेंट आती हुई। तो क्लियरली एक बड़ा फैसला आज यहाँ पर आता हुआ। इसकी देश भर को, बाजार की, सबको इसके ऊपर नज़र भी थी यहाँ पर। एंड फाइनली वो सिनोनिमस फैसला हमने यहाँ पर बेंच की तरफ से आता हुआ देखा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, जो फैसला लिया गया था, वो एक बरकरार रहेगा। हमारे साथ असीम जुड़ रहे हैं अब यहाँ पर विद द लेटेस्ट कि यहाँ पर क्या कुछ और सुनने को मिला है और क्या इसका मतलब रह सकता है। असीम, कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्लियरली एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पर आता हुआ। ठीक है, आपने केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पूरी तरह से चैलेंज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कर दिया कि जो राष्ट्रपति है उनके पास धारा 370 हटाने का अधिकार है और ये फैसला पहले की तरह बरकरार रहेगा। और यही बता दूं कि जजमेंट पूरी तरह से यूनानिमस है, यानी कि 5 जजों की बेंच ने एक मत होकर के ये फैसला सरकार को दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो धारा 370 लगाने का फैसला उस वक्त किया गया था, उस वक्त राज्य में वार की सिचुएशन थी, ये इंटरिम फैसला था उस वक्त, और इसको अब हटाया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसको सर्वसम्मति के साथ धारा 370 के फैसले को हटाने को बरकरार रखा है। और असीम, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एक और सीजीआई की तरफ से आई है वो ये कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। एक काफी क्लैरिटी के साथ एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहां पर आती हुई। देखिए, काफी सारे इसमें पॉइंट रेज किए गए थे इसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी। हाँ, क्रिमिनेशन के ऊपर अंदर नहीं जाएंगे कि क्योंकि याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया था, तो उस याचिका के ऊपर हम विचार नहीं करेंगे। काफी सारे जजमेंट, काफी सारे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, वो देखना होगा। लेकिन ये फैसला सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि धारा 370 हटाने का फैसला सही था और उसको बरकरार रखा जाए। एब्सोल्युटली असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे साथ शेयर करने के लिए चैनल पर। क्लियरली एक बहुत बड़ा अहम फैसला वहां पर आता हुआ। तो सरकार ने जो फैसला यहां पर लिया था उसको सही ठहराते हुए सीजीआई की तरफ से एक वो फाइनल अहम फैसला यहां पर आता हुआ। जैसे असीम कह रहे थे, ये इंटरिम था, लेकिन अब ये फाइनल फैसला यहां पर सुना लिया गया है। आर्टिकल 370 का हटाया जाना सही माना जा रहा है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सीजीआई ने यह भी कहा है। तो वो अहम इंपॉर्टेंट न्यूज़ फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर कमोडिटीज़ की भी करेंगे, जहाँ पर सोने चांदी की हमने चमक फीकी पड़ते हुए देखी है। दोनों ही सोने और चांदी की अगर बात की जाए तो अपने हाई से 7 से 9% तक यहाँ पर गिर चुके हैं। करंट लेवल्स पे कैसे बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर करेंगे राय। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहाँ पर हल्की सी तेजी आज बनते हुए नजर आई है, क्योंकि यूएस यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अब कच्चा तेल खरीदने की बात कर रहा है, उसका कुछ सपोर्ट हमने आता हुआ देखा। बात दालों की भी करेंगे, जहाँ पर महंगाई नहीं काटेगी जेब, काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर सरकार ने लिए हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हैं, और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। लेकिन बात पहले सोने की कर लेते हैं। चिराग, कैसे देखते हैं? बहुत भारी मुनाफा वसूली, $150 की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से सोने ने दिखाई है, यहां से क्या लगता है? देखिए मनीषा, सबसे पहली बात यह है कि जो हमने सोने में एक्चुअली जो रैली आते देखी, वो थोड़ा बहुत शायद ओवर रिएक्शन था। 2 न्यूज के मद्देनजर रखते हुए, एक जो है कि जो रेड सी में यूएस वॉरशिप पर अटैक हुआ, और दूसरा शायद एक अकोमोडेटिव स्टांस बनते जा रहा था फेड में कि इंटरेस्ट रेट्स कट आएंगे। अब दोनों के यहाँ पे रिविजिट हो रही है दोनों चीजों के लेके। जैसे अटैक के बाद हमने देखा कि इमीडिएटली मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ा था,
वो कब और अब वापस ये फेड की इंटरेस्ट रेट को लेकर अटकलें लगाई जा रही कि शायद मार्केट थोड़ा बहुत ओवर प्राइसिंग कर रहा है। तीसरी बात ये भी है कि हम अभी एक हॉलीडे सीजन में एंटर हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो जिन लोगों ने अपनी बाई पोजीशन रखी थी वो अपनी पोजीशन काटते हुए दिखाई दे रहे, और अब मार्केट अगले 20-25 दिन के लिए थोड़ा बहुत एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। हमें लगता है प्रेशर अभी भी थोड़ा बहुत डाउन साइड पे रहेगा। वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस को, और क्या यहाँ से बिकवाली की राय देंगे नियर टर्म के लिए, या आपको लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है? वेल इट्स प्रॉफिट टेकिंग। जैसे आप गोल्ड में देखें, ये वाइड स्विंग्स आते हैं दोनों साइड पे, बट डायरेक्शनल व्यू अभी भी तेजी का ही है। irrespective of what Fed does or doesn't, the fundamental of gold continues to remain bullish. So मेरी राय में $15-20 का फॉल आ सकता है, और won't be surprise। अगर लेवल्स की बात करेंगे तो फ्यूचर कॉमिक्स 1980 और जहां तक स्पॉट है 1965 तक जा सकता है। बट मैं ये डिप्स पे फिर से गोल्ड अक्यूमुलेट करने के लिए ही कहूंगा। हमने बहुत बार देखा है गोल्ड जब जब नया हाई टेस्ट करता है इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग आता है। ये 3 बार हो चुका है। सो ऊपरी स्तरों पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली आ रहा है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट इज इनटू अ बेयर मोड। निचले स्तरों से फिर से बाइंग करनी चाहिए, अक्यूमुलेट ही करना चाहिए। आउटलुक तेजी है, थोड़ा टाइम लग सकता है बढ़ने के लिए, बट डेफिनेटली आउटलुक तेजी का ही है। ओके चिराग, एक चीज और, आपने कहा कि यहाँ से भी प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। आप कितना डाउन साइड इन लेवल से गोल्ड में देख रहे हैं, और साथ ही साथ सिल्वर पर क्या व्यू है, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग वहां भी देखी है? दीपाली, हमें ऐसा लगता है कि शायद साल के अंत तक 1950 के आसपास मार्केट ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ से अभी भी करीबन $40-50 का एक फॉल शायद हमें गोल्ड में दिखाई दे, जो शायद एक क्रीपिंग फॉल हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले 2-3 दिन में ही ये शायद फॉल आ जाए, बट थोड़ा बहुत एक क्रीपिंग फॉल हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्केट अभी थिनली ट्रेड होगा, वॉल्यूम्स काफी हद तक घट जाएंगे, वॉलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी। और वैसे ही सिल्वर में हमें लगता है कि यहाँ से और 50-60 सेंट सिल्वर में भी कट आ सकते हैं साल के अंत तक चिराग, और अगले साल की क्या रेंज है मेटल फोकस के लिहाज से? देखिए, मेटल फोकस के हिसाब से शायद नीचे में $1800 और ऊपर में 2070 या $2100 के बीच में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। हमारा मानना है कि जो आपको रैलीज दिखाई देगी वो शायद सेकेंड हाफ में रैलीज दिखाई देगी। फर्स्ट हाफ में मार्केट एक $200-250 के टाइट रेंज में ट्रेड करते रहेगा। ओके जतिन, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं इन लेवल्स पर? दीपाली, देखिए जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, और इस हफ्ते तो बहुत ही ज्यादा डेटा स्पेसिफिकली मार्केट रहेगा ये। कल के दिन हम सीपीआई का डेटा आते हुए देखेंगे यूएस के अंदर। तो आज से लेके कल शाम तक जो व्यू पॉइंट है, थोड़ा सा सेल ऑन राइज का मेंटेन है मेरा गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर। 1985 से लेके 1980 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं स्पॉट के अंदर, गोल्ड के अंदर। लेकिन साथ ही साथ में जिस तरह से सीपीआई डेटा का रिएक्शन रहा है गोल्ड के ऊपर, और जिस तरह से क्रूड के मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन कंटिन्यूड रखा है, तो मुझे लग रहा है कि सीपीआई डेटा के बाद एक आपको शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 2000, 2010, 2015 के अराउंड अबाउट। सो बाउंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिप आने के बाद बिग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं सीपीआई डेटा के आसपास। और सीपीआई डेटा के बाद तुरंत फोकस शिफ्ट हो जाएगा फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की तरफ, जिसका रिएक्शन जो है हमें थर्सडे के दिन देखने मिलेगा। वेडनेसडे को रात को पॉलिसी रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये पूरा वीक जो है जैम पैक्ड है, डेटा स्पेसिफिक मार्केट ड्रिवन रहेगा ये वीक में। सो दोनों साइड की मूवमेंट जो है मुझे देखने में मिल रही है। पहला जो रिएक्शन जैसे मैंने बताया, आज से लेकर कल के बीच में थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है वो रह सकता है, लेकिन कल शाम से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। गोल्ड के अंदर मैं लेवल्स देख रहा हूँ 2015 से लेकर 2020 के आसपास एक रिएक्शन आपको जरूर देखने मिलना चाहिए। वहां से फिर फ्रेश कॉल लेना पड़ चाहिए कि वहां से और फर्दर रैली आएगी या नहीं। और सिल्वर के अंदर भी एक बाउंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड अबाउट 2090 से लेकर 2085 के बीच में से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हायर टुवर्ड्स 23, 25, 23, 30 कॉमेक्स के लेवल के हिसाब से। और एमसीएक्स के लेवल के हिसाब से मैं बात करूं तो लेवल स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है 72,000 एक बेस सपोर्ट फॉर्मेशन रहना चाहिए, और हायर साइड में फिर से आपको 73,500 के आसपास के लेवल्स देखने मिलने चाहिए सीपीआई डेटा के दौरान या उसके बाद। जी दीपाली।
ऑलराइट, तो यहाँ पर सोने चांदी में व्यू है प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन यहाँ पर और जारी रह सकती है। जो निवेशक हैं लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं वो निचले स्तरों के लिए यहाँ पर रुकें तो उठापटक की एक्सपेक्टेशन आगे भी। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सोने चांदी पर बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर मेटल्स की करेंगे। कुणाल, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि पिछला हफ्ता बहुत बेहतरीन नहीं था, थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर कॉपर में है लेकिन बाकी मेटल्स में मुनाफा वसूली है। यहाँ से अब जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, जिस तरह का यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है, मेटल्स में इस हफ्ते क्या करने की राय है? इस पे जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा अगर आप चार्ट प्लॉट करते हैं, सो लास्ट 6 महीने में 280, 250, 250 ऐसा आता था। अभी एक्सपेक्टेड था 150 और आया 199। सो अभी भी यूएस में पेरोल्स जो पहले 350, 400 ऐसे आते थे या 250, सो इतनी यूएस पर थोड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा जॉब मार्केट ने अच्छा दिखाया तो डॉलर स्ट्रांग हो गया और सभी चीजों में प्रॉफिट टेकिंग आ गया। मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में ओवरऑल ध्यान तेजी का है, बाय डिप्स का व्यू है। चाइना से जितने भी डेटा आ रहा है सब खराब आ रहा है। चाइना से जो मेटल्स का डिमांड ग्रोथ है वो कम हो रहा है, बट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेकिंग सम ऑफ द डिमांड लॉस फ्रॉम चाइना, नंबर 1। नंबर 2, ऑल द नेगेटिव न्यूज आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन। आज एल्यूमिनियम 194, 95, ऑल द मंदी, जितने भी मंदी के फैक्टर्स है वो ऑलरेडी भाव में है। तो यहाँ से कोई भी ट्रिगर आता है चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज सेंट्रल बैंक से, वी विल सी सम शॉर्ट कवरिंग। सो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कॉपर 715-16 पे बाय कर सकते हैं, 730 तक जा सकता है। एल्यूमिनियम मौजूदा स्तरों पे बाय कर सकते हैं, 205, 208 तक जा सकता है धीरे धीरे। सो बाय डिप्स की रणनीति अपनाइए, मेटल्स बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी बेस मेटल्स में, यहां से और मंदी नजर नहीं आ रही है। लेकिन एनर्जी पैक पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर नेचुरल गैस इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक मार्केट हो तेज गिरावट देखने को मिल रही है और कच्चा तेल भी ब्रेंट का भाव अगर देखें तो $75-76 के आसपास से कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में 6000 के नीचे प्राइसेस स्टेबल फिलहाल कारोबार करते हुए। जतिन, क्या व्यू है दोनों ही कमोडिटीज पर इन लेवल से, कच्चा तेल और नेचुरल गैस? दीपाली, फर्स्ट हाफ में ये वीक के दौरान मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो है आपको क्रूड ऑयल जो है वो कच्चा तेल आपको अराउंड अबाउट 6200 के आसपास लेके जा सकता है, क्योंकि ये बाउंस जो है वो एक अच्छे खासे सेल ऑफ के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट है नहीं और सेलर्स जो है वो यहाँ पे अट्रैक्टेड होंगे नहीं इस लेवल पे। मुझे लग रहा है अराउंड अबाउट 150-200 पॉइंट का एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 दिनों के हिसाब से, जब तक इन्वेंट्री नंबर्स नहीं आते उसके पहले एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेकर चले। ब्रेंट के अंदर $78 के आसपास तक का लेवल्स पकड़ के चलो और एमसीएक्स पर जैसे मैंने बताया 6150 से लेके 6200 इस लक्ष्य के टारगेट्स के हिसाब से बाइंग करके चलना है। ओवरऑल जो आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो बाइंग पोजीशन रहेगा उसका वो रखना है 5900 के नीचे का, और 5980 से लेके 5970 के आसपास आप बाय करके चल सकते हैं। हायर साइड में 6150 6150 के आसपास जो है वो अपनी प्रॉफिट्स बुकिंग भी कर लेनी है। ये कच्चे तेल का व्यू पॉइंट रहा। नेचुरल गैस में जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से अच्छी खासी सेल ऑफ जो है कंटिन्यूड है। 300 के लेवल के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग रैली और नेगेटिव ट्रैक्शन जो है बना हुआ है। सेल ऑन राइज का व्यू मेंटेन है नेचुरल गैस के अंदर। जब तक ये काउंटर 225 के नीचे ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक इसके अंदर व्यू पॉइंट जो है सेल ऑफ का बना हुआ है। क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइसेस ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड डाउनसाइड का है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ज्यादा फेवरेबल रहेगी। 210 से 212 के बीच में सेल करके चलना है। 220 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स 225 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। जी दीपाली। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी नेचुरल गैस में, कच्चा तेल थोड़ा सा रिबाउंड हो सकता है लोअर लेवल से, ये व्यू है एनर्जी पैक पर। शुक्रिया जतीन आपका शो में आने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। कुणाल हमारे साथ बने रहेंगे, रुक रहेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक पर एग्री कमोडिटीज पर तो स्ट्रैटेजीज लेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे पल्सेस की, जहां पर सरकार की सख्ती काम आ रही है प्राइसेस कंट्रोल करने में। प्राइसेस हल्के हुए हैं, कितना हुए हैं, आगे क्या ट्रेंड रहेगा प्राइसेस का, इस सब पर हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। की करेंगे जहां पर सरकार की सख्ती काम आती हुई नजर आ रही है। मंडियों में दालों की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। वहीं सरकार ने पीली मटर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है। इस पर क्या आगे जाकर रह सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। लेकिन कुणाल, आपसे भी जानना चाहेंगे, सरकार के काफ़ी सारे स्टेप्स हमने थर्सडे फ्राइडे में यहाँ पर आते हुए देखे हैं, फिर चाहे वो गेहूं को लेकर है, दालें हैं, चीनी लगातार यहाँ पर हेडलाइंस में है, मौसम को लेकर आगे जाके चिंताएं ज़रूर हैं, मुनाफा वसूली हमने मसालों में उसके बावजूद लगातार यहाँ पर बनते हुए देखी है। तो ओवरऑल एज एग्रीकल्चर सेक्टर में अब यहाँ पर कहाँ देखते हैं आप कारोबार का मौका?
I think government is trying to bring down the food inflation, which was the major concern, and they are taking preventive steps. मतलब एक बार कोई भी चीज में तेजी आ जाती है और बाद में steps लेना, that is one thing. What government is doing is very different. They are वो आगे जाके food inflation नहीं बढ़ जाए इसके लिए सब measures ले रहे हैं. जैसे for example sugar की बात करेंगे या जैसे pulses में आपने rightly point out किया. So these all are preventive steps and these are good for our economy. Whatever they are doing is, some sections may not like it, but overall from the economic point of view, from the country point of view, whatever they are doing is good for economy. स्पेशली अगर यहाँ पर मसालों की बात की जाए या कॉटन की जाए, जहाँ पर भी लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो कुछ जो कमोडिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल क्यूज़ के हिसाब से हैं या फिर जो इंडिजिनस इंडिया में हैं, कहाँ देखते हैं आप यहाँ पर मौके? क्योंकि अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो हमने लोअर सर्किट्स लगते हुए देखे थे, काफ़ी हद तक इन मसालों में थोड़ी स्टेबिलिटी, कुछ खरीदारी भी लौटते हुए नजर आई है, लेकिन क्या ये विद डायरेक्शन है? गुआर में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, कैसे रीड करते हैं? इंडियन मार्केट्स में जो एग्री ट्रेड्स हैं, कैसे वॉच कर रहे हैं? ओके, तो गुआर सीड और गुआर गम में एक्सपोर्ट डिमांड साइड से आप देखेंगे तो देयर हैज बीन अ लल, दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इट हैज गॉन डाउन. सेकंड, जीरा की बात करेंगे तो जीरा में अभी सोइंग बहुत बढ़िया होने वाली है और ये साल का क्रॉप अच्छा आएगा. वो एक्सपेक्टेशन में जीरा लगातार 55,000 से गिर के 37,800 के रेट आ गए. सो हेल्दी एंड फंडामेंटली जस्टिफाइड करेक्शन है. टर्मरिक हमने बहुत एग्रेसिव अपमूव देखा था. ये साल प्रोडक्शन कम आने वाला है पर प्राइसेस ऑलरेडी मोर देन 2.5 टाइम्स बढ़ गए थे. सो एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू इट्स मीन एज पर इट्स फंडामेंटल. सो जो हिटअप हुआ था पूरा एग्री ट्रेड वो ग्रेजुअली नीचे आ रहा है. प्राइसेस आर कमिंग टू द मच रीजनेबल लेवल राइट नाउ और अभी फिलहाल कोई तेजी का ट्रिगर या आसार नजर नहीं आ रहे. ये धीरे धीरे थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर में रहेगा. फिर कैसा प्रोडक्शन होता है विंटर क्रॉप्स का और उसके बाद तो उसके ऊपर हम लोग तेजी मंदी. पर अभी फिलहाल कोई भी एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग कॉटन में भी कोई जो हिसाब से सप्लाई आने वाली है आने वाले महीनों में, सो कॉटन का भी शोइंग अच्छा हुआ है. कॉटन के प्राइस बढ़ने की जगह नहीं है. तो हर एक कमोडिटी में, एग्रीकल्चर कमोडिटी में रुझान मंदी का ही रहेगा आने वाले महीनों में. एब्सोल्युटली. और जिस तरह के फ्लैशेस हम आपकी स्क्रीन पे चला रहे हैं, जहां की कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने कहा है कि जनवरी में प्याज की कीमतें भी कम होने की यहां पर उम्मीद है. देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक भी है, तो वहां पर भी आगे जाकर चिंताएं देखने को नहीं मिलेगी. विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं. विवेक, कैसे देखते हैं आप दालों को? क्योंकि यहाँ पर भाव काफ़ी अच्छे खासे गिरे हैं. पीली मटर का इम्पोर्ट भी यहाँ पर एक पॉजिटिव है, जो कि 31 मार्च तक अब कर दिया गया है. इन सभी स्टेप्स का दालों पर क्या इम्पैक्ट है? नमस्कार मनीषा जी. और जो पीली दालों का इंपोर्ट भारत सरकार ने 31 मार्च तक अलाउ किया है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय मार्केट पे, दालों पे स्पेशली पड़ा है. और जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत बड़ी मात्रा पे ट्रेड ऑलरेडी हो रहे हैं, जिसके कारण प्राइजेस लगातार, जिसपे चना, तुअर, मसूर, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि एक बड़ी सप्लाई साइड हमको विदेश से मिलने लगेगी. पर उस पर एक मेरा छोटा सा कंसर्न था और ये बहुत लोगों ने सुझाव भी दिया था कि पीली मटर को इंपोर्ट को खोलना चाहिए ताकि प्राइस कंट्रोल पे रहेगी. भारत सरकार को एल नीनो का अंदेशा था और उसके तहत ये इंपोर्ट को खोला गया है. पर जो मेजर ड्रॉबैक हो सकता है, जिसपे मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए कि येलो पीस अगर सस्ते भाव पे आई तो ये प्राइस, दालों के प्राइस को लगातार दबाव पे बना के रखेगी. तो कोई ना कोई ऐसी नीति निर्धारण हमको करना पड़ेगा जिसके तहत वो, जब हम पीली मटर इंपोर्ट करें तो वो चने के एमएसपी के आसपास हो, ताकि एक प्राइस की स्टेबिलिटी भी रहे, प्राइस सप्लाई साइड भी बनी रहे, किसानों को भी फायदा हो और उपभोक्ताओं को भी सस्ती दाल मिलती रहे. अदरवाइज मनीषा जी, अगर सस्ती दाल, येलो पीस लगातार बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होती रही तो जो एमएसपी, जो सरकार ने पिछले 5-6 सालों से मेहनत करके एक स्टेब्लिश किया है एमएसपी प्राइस को, उस पे मुझे लगता है कि चिंता का विषय हो सकता है. प्राइसेस गिर सकती हैं. फिर किसानों के लिए भारत सरकार को नए तरीके से सोचना पड़ेगा. मुझे लगता है यहाँ पे एक बैलेंस की जरूरत है नीति निर्धारण के समय, ताकि जब आप पीली दाल इंपोर्ट करें तो वो चने के एमएसपी के आसपास या एक अच्छे प्राइस के आसपास स्टेबल रहे, ताकि बहुत सस्ती दाल अवेलेबल विदेशों से ना हो सके और किसानों को भी फायदा हो और उपभोक्ता को भी सस्ती दाल मिलती रहे.
ओके अच्छा विवेक जी, अगर हम दालों के प्राइसेस की बात करें, मंडियों में तो प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन रिटेल में दाम कब तक कम होने की एक्सपेक्टेशंस है, पहली चीज। और दूसरा ये क्योंकि हायर प्राइसेस की वजह से हमने डिमांड इंपैक्ट होते हुए देखी थी, अब एक्सपेक्ट करें दालों की डिमांड थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिखेगी यहाँ से अगर प्राइसेस कम होते हैं तो? निश्चित रूप से मोस्टली जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना है, यहाँ पे हरी सब्जियों का बड़ा इजी सुगम उपलब्धता रहती है। तो ये आप हर साल इस समय दालों की थोड़ी खपत कम हो जाती है। जैसे ही जनवरी आती है थोड़ी दालों की खपत बढ़ती है, और जैसा आपने कहा कि दालों की प्राइस कम हुई है, तो निश्चित रूप से जो बेसिक जो अपने अंतिम उपभोक्ता है उस पर शिफ्ट करेंगे, दालों की खपत भी बढ़ेगी। और जो रिटेल प्राइस एक बार जब बढ़ती है तो उसको कम होने में काफी टाइम लगता है। जो रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक करके बेचता है, और जब वो नई भाव पे जब सस्ती दाल खरीदता है तब वो प्राइसों को कम करता है। तो आप इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पे आपको रिटेल पे भी प्राइस कम होती दिख जाएंगी। ओके तो 15 से 20 दिन बाद रिटेल में भाव कम होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आगे जाते हुए डिमांड भी इंप्रूव होते हुए दिखेगी। शुक्रिया आपका विवेक जी आने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज इस खबर पर रखने के लिए। कुणाल आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए इन सभी डेवलपमेंट्स पर, क्योंकि सरकार की कोशिश चौतरफा यही हो रही है कि महंगाई को काबू में रखा जाए, स्पेशली जो फूड कमोडिटीज के प्राइसेस है उनको सरकार कीनली वॉच कर रही है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।